हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत। इसके पहले हम लोगों ने भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो उसमें एक आलोचना किया गया था कि भारत का संविधान उधार का संविधान है। तो इसी आधार पर उस आलोचना को किया जाता था कि भारतीय संविधान में जो अनेक प्रावधान हैं वो विश्व के अलग अलग संविधानों से सम्मिलित किया गया। और इसके पहले भी जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसके बहुत से प्रावधानों को लेकर भारतीय संविधान में सम्मिलित कर लिया गया है। तो उसी आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। तो यहाँ पे हम लोग का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारतीय संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं तो वो प्रावधान किन किन देशों से लिए गए हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें एक सबसे बड़ी बात तो यही है कि कहा जाता है कि भारतीय संविधान एक उधार का संविधान है, ठीक है। तो उधार के संविधान के कहने का मतलब यही है कि लगभग संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और उसमें जो प्रावधान भारतीय संविधान के अनुकूल लगे या भारतीय शासन प्रणाली या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अनुकूल लगे उनको भारतीय संविधान में सम्मिलित कर लिया गया। और साथ में जो भारत शासन अधिनियम 1935 था इसके प्रावधान को भी एक आधार के रूप में स्वीकार कर लिया गया, यानी कि इसके प्रावधानों को बहुत बड़ी मात्रा में क्या किया गया था, भारतीय संविधान में सम्मिलित कर लिया गया है। तो इस आधार पर कहा जाता है, इस जो हम लोग आलोचना पढ़े थे कि उधार का संविधान है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि अगर भारतीय संविधान के स्रोत के रूप में देखा जाए तो पहला तो ये है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या किया गया है, समय पर विभिन्न रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया है, चार्टर एक्ट लाया गया है, भारत परिषद अधिनियम लाया गया है या भारत सरकार अधिनियम लाया गया है। तो इन अधिनियमों के माध्यम से अनेक प्रावधान किए गए हैं। तो उन प्रावधानों में से जो अच्छे प्रावधान थे उनको स्वीकार कर लिया गया है। दूसरा है विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत का मतलब ये है कि विश्व के अन्य संविधानों का अध्ययन किया गया और उन संविधानों में जो अच्छा प्रावधान था उसको भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो ये एक स्रोत है। अब देखिए, जो ये कहावत है कि जो ये आक्षेप लगाया जाता है कि उधार का संविधान है, इसका जवाब देते हुए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में बहुत अच्छा उत्तर दिया है। उन्होंने कहा, अम्बेडकर जी ने कहा था इस प्रश्न का उत्तर देते हुए, कोई पूछ सकता है कि इस घड़ी दुनिया के इतिहास में बनाए गए संविधान में नया कुछ क्या हो सकता है, मतलब क्या नया डाल दिया जाए किसी संविधान में। 100 साल से अधिक हो गए जब दुनिया का पहला लिखित संविधान बना, मतलब यूएस में संविधान बने हुए 100 साल से अधिक हो चुके थे जब भारत का संविधान बना उसके पहले। इसका अनुसरण अनेक देशों ने किया है, ठीक है। तो ये इन्होंने अपनी वक्तव्य को दिया है। फिर यहाँ पे सबसे लास्ट में देखेंगे, यह दोषारोपण कि यह संविधान अन्य देशों के संविधानों की हूबहू नकल है, मैं समझता हूँ संविधान की यथेष्ट अध्ययन पर आधारित नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भी इसको डिनाई किया है कि ये उधार का संविधान है और जो भी इसकी नकल होने की एक जो आक्षेप सहना पड़ता है संविधान को या लगाया जाता है, तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि दुनिया के किसी भी संविधान में अगर कोई अच्छा प्रावधान मिलता है तो उसको सम्मिलित करने या स्वीकार करने में क्या बुराई है, या इससे हमारी कोई बेइज्जती नहीं हो जाती, या हो सकता है कि इससे हमारा जो संविधान है अच्छा बन जाए या इसके प्रावधान और अच्छे हो जाएं, ठीक है। तो इसमें लेने में कोई बुराई नहीं है। और दुनिया की किसी भी चीज़ से कोई भी अच्छी चीज़ मिलती हो, किसी भी संविधान से अच्छा प्रावधान मिलता हो तो उसको लेकर समाहित करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रश्न का उन्होंने उत्तर दिया था। अब चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि अन्य देशों से क्या क्या प्रावधान भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। तो देखिए, पहला नाम आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। हालांकि पहला नाम तो यहाँ ब्रिटेन का होना चाहिए, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला नाम यहाँ पे है। तो इससे क्या किया गया है कि प्रस्तावना ली गई है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, तो ये प्रस्तावना ली गई है। यहाँ पे याद रखना है कि प्रस्तावना ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, जबकि प्रस्तावना की भाषा किससे ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा। फिर है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनराविलोकन का प्रावधान जो है, ये हम लोग पढ़ेंगे जब जुडिशियल सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रावधान है ये भी यूएसए से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए अनेक प्रावधानों के माध्यम से, जिससे वो विधायिका और कार्यपालिका के दबाव में कोई निर्णय न ले। फिर है संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान सर्वोच्च है, इसका प्रावधान भी यूएसए से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है, ये भी यूएसए से लिया गया है। याद रखिए यहाँ पे निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग
की जो प्रक्रिया है ये यूएस के संविधान से लिया गया है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है वो आयरलैंड के संविधान से ली गई, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे शब्द पे बहुत ध्यान देना है हमको। यूपीएससी क्या करता है, कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसमें इन्हीं छोटे छोटे शब्दों को क्या करता है, उठा के क्वेश्चन पूछता है कि आप बिल्कुल ट्विस्टेड हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है, बहुत सही तरीके से पढ़ना है। फिर है उपराष्ट्रपति का पद, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी यूएस के संविधान से लिया गया है। वित्तीय आपात, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे जो शब्द है वो वित्तीय आपात का है, जबकि आपात उपबंध है वो जर्मनी के वीमर स्टेट से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है कि अगर वित्तीय आपात आता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है, तब इसका प्रावधान यूएसए से लिया गया है, जबकि राष्ट्रीय आपात का प्रावधान किससे लिया गया है, जर्मनी के वीमर स्टेट से लिया गया है। फिर है सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की जो विधि है वो ये है कि संसद में यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ठीक है, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाएगा, और उसकी भी प्रक्रिया है किस तरह से पारित किया जाएगा वो हम लोग देखेंगे जब जुडिशरी सिस्टम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि है, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी यूएसए से लिया गया है। फिर जनहित याचिकाएं जो हैं, हम लोग कहते हैं ना लोकहितवाद जो है, या जिसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी यूएस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, फिर है संविधान संशोधन में राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदन का जो प्रावधान है। देखिए, हम लोग संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे कि संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है। ठीक है, एक जिसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस भी किए थे कि जब संविधान की आलोचना करने में जो नम्यता और निर्मयता वाला था उसमें, कि एक में क्या है कि संसद साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर देती है या विधेयक पारित कर देती है, तो उसको क्या कर लिया जाता है, संविधान संशोधन मान लिया जाता है। तो इसमें बहुत छोटे मोटे प्रावधान, जैसे किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन है, किसी का नाम परिवर्तन है, ये है। दूसरा क्या है कि इसमें क्या होता है कि संसद के जो सदस्य हैं ये कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत ये होता है। तो एक तरह का तो ये प्रावधान हो गया, बहुत से प्रावधान इसके अंतर्गत शामिल होते हैं संविधान संशोधन के। और तीसरा क्या है कि ये 2/3 संसद सदस्यों का बहुमत तो चाहिए ही, साथ में आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए। तो ये जो प्रावधान है कि विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन, ये भी कहाँ से लिया गया प्रावधान, यूएस के संविधान से लिया गया। ठीक है, चलिए अब आता है ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया। तो हमारे संविधान पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है ब्रिटिश संविधान का ही है, क्योंकि ब्रिटेन की जो संसदीय शासन प्रणाली है उसको हम लोगों ने एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिए। तो पहला तो ये है कि जो संसदीय शासन प्रणाली भारत में चली आ रही है, ठीक है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली 2 तरह की होती है, एक संसदीय शासन प्रणाली होती है, दूसरी अध्यात्मक शासन प्रणाली है। तो जो ब्रिटेन में है वो संसदीय शासन प्रणाली है, और जो यूएस में है वो क्या है, अध्यात्मक शासन प्रणाली है। तो भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है वो कहाँ से लिया गया है, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे लोकसभा और राज्यसभा की जो व्यवस्था है ये कहाँ से लिया गया है, ये भी ब्रिटेन की संविधान से ही लिया गया है, या ब्रिटेन के प्रावधान से इसको स्वीकार किया गया है। फिर एकल नागरिकता, यानी कि यहाँ पे संघ की ही नागरिकता है, राज्यों की कोई नागरिकता नहीं है। जैसे यूएस में क्या है, यूएस में दोहरी नागरिकता है, संघ की अलग नागरिकता है, राज्य की अलग नागरिकता है। लेकिन भारत जैसे देश में एकल नागरिकता है, जैसे ब्रिटेन में है कि कोई व्यक्ति सिर्फ ब्रिटेन का नागरिक होगा, वो किसी स्टेट का नागरिक नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही भारत में ये भारत का नागरिक होगा। ठीक है, कोई सी राज्य का नागरिक नहीं होगा। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा। फिर है विधि निर्माण की प्रक्रिया, कि संविधान में जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है संसद में जैसी, उसी को कहा गया प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। फिर है लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, यानी कि लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी तो है, इसलिए उत्तरदायी है क्योंकि जब तक मंत्रिमंडल लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव रखती है या विश्वास रखती है तभी तक वो मंत्रिमंडल अस्तित्व में रहेगा। जिस दिन मंत्रिमंडल लोकसभा का विश्वास हार जाएगा या खो देगा, उस दिन मंत्रिमंडल को क्या कर दिया जाएगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। फिर है विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब है रूल ऑफ लॉ। विधि का शासन का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। फिर एकल न्यायिक प्रणाली। एकल न्यायिक प्रणाली का मतलब है कि हमारे जो जुडिशरी सिस्टम उस पर सबसे टॉप पे कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। फिर राज्यों में क्या है, हाई कोर्ट है। फिर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ हायरार्की रूप से इस तरह से कोर्ट की व्यवस्था है। ठीक है, जिला पे क्या है, अधीनस्थ न्यायालय है, जिला न्यायालय है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। फिर क्या है, राज्य में
हाई कोर्ट है। फिर पूरे भारत का जो यूनियन है उस लेवल पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। जबकि यूएस में क्या है कि यूएस में संघ का अलग सुप्रीम कोर्ट है और प्रत्येक राज्य का अलग सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे ब्रिटेन में क्या है, एकल न्यायिक प्रणाली है, तो यहाँ पर एकल न्यायिक प्रणाली भारत में है। फिर है संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय विशेषाधिकार का मतलब है कि संसद और संसद सदस्यों का कुछ विशेषाधिकार का जो प्रावधान किया गया है, ये भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर मंत्रिमंडल प्रणाली, ठीक है, मंत्रिमंडल प्रणाली का व्यवस्था भी कहाँ से ली गई है, ये भी ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है, तो ये भी ब्रिटेन से ली गई मंत्रिमंडल की प्रणाली जो है। फिर राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता और वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, राष्ट्र का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है, जबकि शासन का या सरकार का जो प्रधान होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, जो मंत्रिपरिषद में का नेतृत्व करता है, जो मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, ठीक है। तो ये प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। फिर अगला है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। हमारे यहाँ जो अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है तो इसमें देखेंगे कि आएगा ही, तो हमारे यहाँ क्या है, फर्स्ट दी पोस्ट प्रणाली। इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई संसदीय क्षेत्र है और इस संसदीय क्षेत्र में 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन 5 लोगों में से जिसको सर्वाधिक मत मिलेगा वही क्या हो जाएगा, चुनाव जीत जाएगा। चाहे वो 5 लोगों के मत में जो सबसे अधिक चुनाव जीत रहा है या वोट पाया है वो 50% से कम ही वोट क्यों ना पाया हो, वो चुनाव क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीतने का निर्णय है, ये प्रणाली भी हमने कहाँ से ली है, ये भी ब्रिटेन के संसद से ली है, इस संविधान से ली है। फिर है संसद एवं विधानमंडलों की प्रक्रिया है, ये भी कहाँ से लिया है हम लोगों ने, ब्रिटिश की संविधान से लिया हुआ है। तो ब्रिटेन के संविधान से बहुत कुछ हम लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया हुआ है। तो पहला तो हम लोग लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग DPSP बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है। फिर है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। अब याद रखिएगा, राष्ट्रपति का पद और उस पर महाभियोग की प्रक्रिया यह कहाँ से लिया गया है, USA के संविधान से लिया गया था। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था है, अब निर्वाचक मंडल में राष्ट्रपति के कौन कौन होता है, उसमें होता है कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और इसमें क्या होता है कि दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को जोड़ लिया जाता है। तो ये लोग सभी लोग भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, ये लोग भागीदार होते हैं, तो इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये लोग भाग लेते हैं। फिर क्या होता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, और वो किस क्षेत्र से होते हैं, साहित्य से होते हैं, कला से होते हैं, विज्ञान से होते हैं, वो समाज सेवा से होते हैं। तो इन 4 क्षेत्रों से जो 12 लोग होते हैं, जो उनका विशिष्ट योगदान होता है, उनको राज्यसभा में मनोनीत करने का प्रावधान जो किया गया है, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि राज्य की विधानसभा में, विधान परिषद में, जिन राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है, वहाँ पर भी राज्यपाल द्वारा कुछ लोगों को मनोनीत किया जाता है। उसमें भी लोग किस क्षेत्र से होते हैं, साहित्य से होते हैं, कला से होते हैं, विज्ञान से होते हैं, समाज सेवा से होते हैं। और राज्यों में जो राज्यपाल नियुक्त करता है उसमें सहकारी आंदोलन से भी जुड़े हुए लोगों को मनोनीत करता है, जबकि जो राज्यसभा में है उसमें सहकारी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के मनोनयन का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये याद रखना है आपको। फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि US के संविधान से प्रस्तावना की बात ली गई थी, प्रस्तावना, ठीक है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है ये कहाँ से लिया गया है, ये US के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पे चीज़ याद रखना है कि जो प्रस्तावना की भाषा है ये US से नहीं, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, जबकि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, ये US के संविधान से लिया गया है। फिर है समवर्ती सूची का प्रावधान। आप जानते ही हैं कि केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है, जो हमारा शेड्यूल 7 है, ठीक है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं, और अवशिष्ट शक्तियों का जो वर्णन किया गया है। इसमें जो समवर्ती सूची है ये कहाँ से लिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची पे क्या है कि जिसपे राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है, लेकिन केंद्र और राज्य के कानून में अगर कोई विरोधाभास होता है तो उसमें केंद्र का कानून ही क्या होगा, मान्य होगा, या वो प्रिवेल कर जाता है। तो याद रखिएगा। फिर केंद्र राज्य के संबंध जो हैं, ठीक है, केंद्र राज्य के संबंध हैं एवं केंद्र राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है, ये प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है।
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो व्यवस्था की गई है, संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक की जो व्यवस्था की गई है, ये प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर स्वतंत्र व्यापार है, वाणिज्य है एवं समागम की जो स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से काफ़ी कुछ लिया गया है, तो इसको भी याद रखना है। फिर आता है कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है। तो देखिए, भारत को क्या कहा जाता है? यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये जो प्रावधान है, ये संघीय शासन प्रणाली जो है या संघात्मक विशेषताएं जो है भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली या देश की हैं, ये भी किससे ली गई हैं? ये कनाडा के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो भारत की संघीय शासन प्रणाली है, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। फिर क्या है? राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारत को क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि केंद्र सशक्त है, राज्यों को शक्ति दी गई है, लेकिन केंद्र क्या करता है कि सशक्त रखा गया है। केंद्र उन राज्यों के ऊपर अपना आधिपत्य कई तरीके से रखता है, जिसमें राज्यपाल के माध्यम से रखता है, अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से रखता है, आपात उपबंधों के माध्यम से रखता है। ठीक है, फिर वित्तीय प्रावधानों के माध्यम से भी उसमें अपना दखल रखता है केंद्र। ठीक है, तो भारत में क्या है कि सशक्त केंद्र की जो व्यवस्था की गई है, ये भी किससे लिया गया है? ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर जो सर्वोच्च न्यायालय परामर्शी न्याय निर्णयन की जो व्यवस्था है, जिसमें अनुच्छेद 143 के तहत जो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है, इसका भी प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, फिर क्या है? राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखना। अगर राज्य विधानसभा कोई विधेयक पारित करके राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजती है, तो राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत वो राष्ट्रपति को क्या कर सकता है? किसी विधेयक को भेजता है तो फिर राष्ट्रपति का क्या निर्णय होगा, इसमें प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर याद रखना है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है। तो ये प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये याद रखना है। फिर इसके बाद जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? तो जो वहाँ का वीमर जो स्टेट है, उससे आपात उपबंध लिया गया है। याद रखिएगा कि जो वित्तीय आपात था, उसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? उसका प्रावधान यूएस से लिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो आपात उपबंध, जो राष्ट्रीय आपात उपबंध है, वो कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के वीमर स्टेट से लिया गया है। फिर जापान के जो संविधान, उससे क्या लिया गया है कि अनुच्छेद 21 में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये जो है ये कहाँ से लिया गया है? ये जापान के संविधान से लिया गया है। तो इसको याद रखना है कि ये जापान के संविधान से लिया गया है। फिर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य, इनका निर्वाचन कैसे होगा, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, ये भी कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, फिर है फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? तो जो हमारा गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, जिसमें राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, ये चुनाव प्रणाली जो है, या राष्ट्रपति जो है चुना हुआ राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होगा, ये जो प्रणाली है ये फ्रांस से ली गई। जबकि ब्रिटेन में क्या है? लोकतंत्र तो है, लेकिन राजशाही वाला लोकतंत्र, यानी कि वहाँ पे राष्ट्र प्रमुख है, वो वंशानुगत होता है, उसका चुनाव नहीं होता है। जबकि भारत में जो राष्ट्र का प्रमुख है, वो क्या है? उसका चुनाव होता है, जैसे राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, तो ये जो है गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली ली गई है, फ्रांस से ली गई है। फिर स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का जो आदर्श है, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर आता है सोवियत संघ, जो अब रूस बन गया है, इससे क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य। आप जानते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह की संस्तुति पर मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में। ठीक है, अब उस समय मौलिक रूप से 10 थे, लेकिन अब उनकी संख्या 11 हो चुकी है। ठीक है, और एक प्रस्तावना में जो न्यायिक आदर्श हैं, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। तो ये याद रखिएगा। ये तो विदेशी स्रोत थे, जो मुख्य किन देशों से कौन कौन प्रावधान लिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, इसको ही आधार बनाया गया हमारे संविधान निर्माण में। ठीक है,
तो इसमें क्या किया गया कि इस अधिनियम का भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। क्यों पड़ा है भाई? कि इस अधिनियम के 250 से अधिक अनुच्छेद या तो उसी रूप में या उसमें कुछ परिवर्तन करके क्या किया गया, स्वीकार कर लिया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 क्या है, हमारे संविधान का मौलिक आधार है एकदम। मतलब वो क्या है, संविधान उसी पे खड़ा है हमारा, भारत शासन अधिनियम 1935 पे। और इसमें कोई बुराई नहीं है। दरअसल अंग्रेज क्या थे कि समय समय पर क्या करते थे कि वो कुछ संवैधानिक सुधार करते थे, तो धीरे धीरे उन संवैधानिक सुधारों के प्रति हम लोग अभ्यस्त भी हो गए और हमारे देश की शासन प्रणाली क्या हो गई, उस जो संसदात्मक शासन प्रणाली थी उनका धीरे धीरे एक तरह से अभ्यस्त हो गई। तो उनको क्या कहा जाता है कि प्रैक्टिस में हम लोग आ गए थे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर भारत शासन अधिनियम 1935 में जो अच्छे प्रावधान थे उसको हमारे संविधान में सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो इस तो हम लोग आज का टॉपिक देखें कि भारतीय संविधान के जो स्रोत हैं इसमें। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन यही सब पूछ लेगा कि प्रस्तावना कहाँ से है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ठीक है, आपात उपबंध कहाँ से दिया गया है, वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है। तो इसके संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे आगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही था, इसको आप पढ़ेंगे, थोड़ा फैक्चुअल है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए आज हम लोग बस इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।